तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें, इस चैप्टर का ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कूलाम का नियम। और अक्सर ये आता रहता है, और मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि मैक्सिमम आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हर तरह में ये पूछता है। ठीक है, कभी इसका सूत्र पूछ लेगा, कभी इसमें एकांकावेश की परिभाषा पूछ लेगा, कभी इसका कथन भर पूछेगा, कभी इसका कथन और एकांकावेश की परिभाषा सब कुछ पूछ लेता है। तो जिस हिसाब से आएगा उतना हमको करना है। ठीक, और अच्छा पैटर्न यही है कि जैसा प्रश्न पूछे उतना ही हमको जवाब देना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमसे बनता है 1 नंबर में आया कूलाम का नियम का सूत्र लिखने के लिए और हम सब कुछ लिख के चले आए, उसके चक्कर में हमारा जो बड़ा क्वेश्चन है वो छूट जाता है। ठीक, तो वो ना होना पाए। तो सबसे पहले कूलाम के नियम को याद करने का तरीका ये है कि इस फार्मूले को याद करना है। ठीक, फार्मूले में F का मतलब क्या है? बल, और ये बल बताता है आवेशों का, है ना। तो आवेश में 2 तरह का बल लगता है, कौन कौन सा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। और कितना बल लगता है ये सूत्र बताता है। इस सूत्र में और कुछ चीज़ें भी जान लेते हैं। ये 4 तो जानते ही संख्या है, पाई भी जानते हो एक संख्या है 22/7, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, आगे हम इसको देखेंगे, इसका मान भी समझेंगे, है ना। और ये जो Q1 Q2 है ये आवेश का परिमाण है, और परिमाण का मतलब ये होता है कि आवेश के चिन्ह से हमको लेना देना नहीं है, उसका मान से मतलब है। तो जब हम कभी भी सूत्र में इसको हल करके देखेंगे तो केवल उसका मान रखेंगे, ना कि ऋण रखेंगे ना धन रखेंगे। ठीक, इसके लिए फिर अलग से सदिश रूप भी है जो दिशा बताएगा, इसलिए ऋण धन नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर जो R होता है वो आवेशों के बीच की दूरी होती है। अब इसको हमको पढ़ना है तो हम इसको बोलेंगे 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आवेश हैं उनकी क्वालिटी भी बताना है। जो आवेश होते हैं वो चलते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर स्थिर आवेश जोड़ सकते हैं। और भी जोड़ना हो तो बिंदु आवेश जोड़ सकते हो, क्योंकि आवेश भी बहुत मात्रा में ना हो और बहुत बड़े बड़े ना हो, अव्यवस्थित ना हो, किस आकार के हों? बिंदु आकार के हों। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। हाँ, तो क्या बन गया? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। अब देखो इसकी भाषा समझना, याद नहीं करना है। यहाँ पर ये आवेश का परिमाण है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? गुणा है। तो ये है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कल मैं चेक कर रहा था तो बहुत सारे जो है वो लिखे थे परिणाम। ये परिणाम अलग चीज़ है और परिमाण अलग चीज़ है। ठीक है ना, परिणाम उसका रिजल्ट कहलाता है, परिमाण मतलब उसका मान कहलाता है, दोनों में फर्क है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आवेशों के परिमाण के गुणनफल के ऊपर है तो हम क्या बोल देंगे? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर उसके नीचे ये दूरी हो गई, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे ही हमको कथन बनाना है। और यदि आप कथन याद करके सूत्र बनाते हैं तो वो तरीका गलत है, क्योंकि कथन याद करना है मतलब 4 लाइन याद करना है, और सूत्र याद करना है मतलब 1 लाइन, और उसको समझ के अब फिर बना लो, है ना। 1 लाइन भी नहीं है। हाँ, तो चलिए इसको अब मैं पढ़ देता हूँ फिर से। 2 स्थिर बिंदु आवेशों, क्या बोलोगे? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और नहीं लगाना है ना। या एक ही बार में एक ही तरह का बल लगेगा, या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, फिर इसको बोल देना है उन आवेशों के परिमाणों के, फिर इसको बोलना है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी मैं पहले कथन सुनूंगा, 1 मिनट आप लोग मन में सोच लो कि क्या बनेगा ये कथन, जिससे बन जाए हैंड्स अप कर सकता है। हाँ, सुनाइए। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। वेरी गुड। हाँ, और हाँ, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्यवहार के अनुक्रमानुपाती। याद करके नहीं बोलना, इसी को देख के बोलना है। हाँ, और नहीं या हाँ बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आ गया है, फिर हम आगे अभी कॉपी में देख लेंगे। ये क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं, ये रफ का काम है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ। कल आप लोग इसको भी लिखे थे, इसको नहीं लिखना है शुरू में। तो कथन में ये सारी चीज़ लिख देना है, इसका शब्द बना देना है। इतना करने के बाद आप जो है पहले ये लिख देंगे, क्योंकि अब चित्र बनाना है तो वहाँ लिखेंगे माना आवेशों का परिमाण Q1 और Q2 है, उनके बीच की दूरी R है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको चित्र बनाना है। तो कल मैं देख रहा था कि ये केवल लाइन भर खींच दिए थे, उसका लोकेशन नहीं था कि कहाँ पास है। तो आपको ये भी बताना है कि ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ये भी है, इसके बीच में यहाँ पर क्या रखना है Q1, यहाँ क्या रख देना है Q2, और इसके बीच की दूरी को किससे दर्शाना है, R से। अब इसकी लाइन ऊपर रहेगी, है ना। तो जहाँ पर क्या लिखोगे, जहाँ या फिर माना Q1 Q2 आवेश के परिमाण है और उनके बीच की दूरी R है। चित्र बना लिए। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पर कूलाम के नियम से, तो मैं बोला था अलग से सूत्र याद नहीं करना है, इसमें से इतना हटा देना है। इतना क्या करना, हटा देना। इसकी जगह पर क्या लगा देना है, समानुपाती का चिन्ह। तो यहाँ पर हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसको और इसको मैच कर लो, ये सूत्र लिखा है, ये भी सूत्र लिखा है। इस सूत्र में बस मैं इतना बराबर और ये सब हटा करके क्या लगा दिया हूँ, समानुपाती। वो फाइनल आंसर है, लास्ट में वही आएगा, उसको लेके चलना है, लास्ट में वो लाना है, शुरू से नहीं लिख देना है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसके स्थान पर नियतांक आता है ना। तो यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिए, इसके स्थान पर नियतांक आ जाएगा। और जनरली जब नियतांक का पता ना हो तो उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, के। ये कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। इसी तरह से आवेश को भी कैपिटल स्मॉल दोनों तरह से लिख सकते हो, जैसा भी लिखना चाहो। पर ये है, यदि एक बार कैपिटल लिखें तो लास्ट तक फिर कैपिटल लिखेंगे, और स्मॉल लिख लेते, स्मॉल मिक्स नहीं करना है। ये हो गया। अब यहाँ पर गड़बड़ा रहा था पिछली बार, यहाँ पर आपको के का मान बताना है कि के क्या है। के क्या है, नियतांक है। यदि आपको ऐसा नहीं लिखना है कि के नियतांक है तो आप डायरेक्टली वही सूत्र लिख दीजिए, बाद में उसको फिर बता देना है। तो यहाँ पर मैं ये अभी क्या करा, यहाँ तक कर दिए। इसी के आगे के का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये नियतांक का मान होता है। यहाँ पर एक ये नया आ गया ना, जो ये ई जैसे बना है, ये क्या कहलाता है, एप्सिलॉन। और ये जीरो लगा है तो इसको बोलते हैं, जीरो भी बोल सकते हो, नॉट भी बोल सकते हो, सिफर बोल सकते हो, कई नाम होते हैं। एप्सिलॉन सिफर, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ तक हम तो डायरेक्ट निकाल दिए, के बारे में आप यहाँ नहीं लिखे हैं, फिर नीचे लिख दीजिए। तो जहाँ क्या है, जहाँ के बराबर 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ इसका मान रख देंगे। अब यहाँ से जब मान रखोगे ना, तो कल मैं देख रहा था कि इसमें Q1 Q2 R² भी उतार दिए थे के मान में। के मान में वो नहीं रहता, के मान में सिर्फ ये रहेगा। और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹9। अब यहाँ पर मात्रक जो है मैं कल बता चुका था कि कैसे कैसे निकालना है ना। याद करके नहीं जाना है, मान जरूर याद करके जाना है। 9 × 10⁹9 है। कल जल्दी जल्दी में ये भी देख रहे थे कि 9 को क्या लिख रहे थे, -9 लिख दिए थे। ये प्लस में 9 है, यहाँ पर कंफ्यूजन ना होना चाहिए, किस में है, ये प्लस में। अब मात्रक की बात करते हैं तो देख लेते हैं, इस सूत्र को ही देख लेते हैं। इसमें हमको के का मात्रक चाहिए ना, तो सब कुछ इधर भेज देंगे तो एक सूत्र बन जाएगा। ये जानने के लिए मैं बताया था, कॉपी में लिखना था तो रफ में लिखते, वहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ नहीं लिखना था आपको। तो यदि मुझे के निकालना हो तो क्या बनेगा, ये FR², R को इधर कर दिए, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर क्या हो गया, के। ये तो हम इसका सूत्र निकाल लिए, लेकिन हमको चाहिए था क्या, मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए जो भी इसमें भौतिक राशि है ना, सबका मात्रक लिखना है।
जैसे यहाँ बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसके आगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे में ये कूलाम हो गया, ये भी कूलाम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, बराबर क्या लिख देंगे, ये नियतांक है। ठीक है, ये के का मान हो गया। यहाँ आप चाहें तो बता सकते हैं कि के जो है मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ लिख सकते नियतांक है जो मापन की पद्धति और नियतांक पर निर्भर करता है। जो लिखने वाला बीच में था वहाँ आप लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए लास्ट में लिख देंगे मैं इसको। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको कूलाम का नियम यहाँ तक करना है। यदि परीक्षा में आए कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, तो वहाँ पर ये ना बताएगा कि इसका सूत्र भी निकालो, आपको फिर उसके नंबर के हिसाब से सूत्र निकालना है। जैसे 2 नंबर का आया तो सीधे नियम लिख करके और ये सूत्र लिख दोगे, 3 नंबर आया तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, और जब 4 नंबर का आता है तो उसमें एक चीज़ और पूछ देता है कि एकांक आवेश को परिभाषित करिए। समझ में आ रहा है। यदि भी ज़्यादा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि अब 2 नंबर में आया सूत्र भी निकाल दिए तो कोई समस्या नहीं, कथन भर लिख सकते हो आप लोग 2 नंबर तक आया तो, ठीक है। और जब कन्फ्यूजन रहे तब तो पूरा ही कर दो, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं लिखने के लिए दूंगा, यहाँ कहीं अभी दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। क्या करोगे, पहले इसका कथन लिखना है। कथन में क्या, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये F को पढ़ना है, ठीक है। और चाहो तो उसके आगे कामा लगा सकते हो हिंदी के हिसाब से। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों में से कोई एक ही सकते, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। पहला काम हो गया। फिर एक लाइन छोड़ देना, छोड़ करके फिर लिख देना कि माना आवेशों का परिमाण Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी R है। फिर ये वाला चित्र बना देना है। चित्र बनाने के बाद यहाँ फिर लिख देना है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से वही सूत्र है, लेकिन इसमें ये चीज़ हटा देना जो कथन कहता है कि बल इनके समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो समानुपाती वाला ऊपर रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला नीचे रहेगा। इसके बाद क्या करना है कि ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। फिर के को हटा करके क्या लिख दोगे, 1/4πε0, और जो ये लिखा था Q1 Q2/r², ये हो गया। अब हमको के बारे में लास्ट में बता देना कि जहाँ के क्या है। के बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप इतना मान भी लिख सकते हो। यदि आपको ये मान नहीं बनता है तो ज़्यादा होशियारी नहीं करना है, वहाँ इतना ही छोड़ देना कि के का मान इतना है, ये नियतांक है, ठीक है। जब आपको ये अच्छे से कन्फर्म हो तभी ये मान लिखना है, नंबर उसमें नहीं कटता है, मान आप तो इसमें भी बता सकते हो, ठीक। फिर लास्ट में लिख देना कि यह नियतांक जो है मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक। अब हम बात करेंगे एकांक आवेश की परिभाषा। अब मैं ये बोल रहा था कि यही सूत्र भी काम करता जाएगा। इसी सूत्र में अब हम सारा चीज़ निकालेंगे। एकांक आवेश की परिभाषा भी इसी से निकली, इसी से इसका कूलाम का नियम भी निकला, इसी से अभी सदिश भी निकलेगा, जो भी निकलना है सब इसी सूत्र से निकलना है। एक सूत्र है और इसमें 1.5 से लेकर के 3 पन्ने तक का काम है, ठीक। इसी से सारा कुछ बन जाता है। बहुत याद नहीं करना है, केवल समझना है कि किसमें क्या करना है ना। तो चलिए अब बात करते हैं। इसमें परीक्षा में 2 तरह से आता है, एकांक आवेश भी लिख देता है, तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, तो आजकल एक कूलाम आवेश लिखने लगा है। चाहे एकांक आवेश हो या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है। दोनों चीज़ समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं, इस सूत्र में जो मान है F का मान, उसको 9 × 10⁹ इसके नियतांक के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं जो F है, F का मान कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर क्या माने हैं, बल, ठीक है। और ये जो Q1 Q2 है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। कि दोनों आवेश कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान हैं, सजातीय आवेश हैं, दोनों का मान कैसा है, बराबर है, ठीक है। और जो R का मान है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि ये कितना है, 1 मीटर है। एक कूलाम की परिभाषा देना है,
है ना। तो एक बार मैं हल करके दिखा देता हूँ। परिभाषा आपको इसके बाद लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे, लेकिन परिभाषा आपको याद करना है। और ये सूत्र जो है, जो अभी मान रखूंगा, उसको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए। अभी हमको देखना यह है कि Q का मान आता क्या है। ठीक, F की जगह क्या लिख दूं? 9 गुणे 10 की घात 9, ये लिख दिया F का मान। ये नीतांक है, इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। सभी मान रख रहा हूं, ठीक है। 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान क्या माने हैं? Q, तो ये मैं लिख दिया Q। Q2 का मान भी क्या माने हो? Q, तो क्या लिख दिया? Q। यहाँ उनके बीच की दूरी क्या माने हो? 1, तो यहाँ लिख दिया 1। यहाँ से यहाँ ये स्क्वायर यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ सब कट गया, उधर क्या बचेगा? Q स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? 1, तो 1 बराबर क्या हो गया? Q स्क्वायर। तो Q बराबर क्या हो गया? ±1 कूलाम। तो इसी तरह से जब हम ये मान रखेंगे तो जो Q का मान आएगा वो कितना हो जाएगा? Q बराबर ±1 कूलाम। जब एकांक आवेश की परिभाषा देंगे तो यदि इस तरह से लिख लेते हैं तो परिभाषा बनाने में सरलता रहेगी। बाकी आप ये नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है, सीधे परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर से मैं बात करता हूं। अब मुझे बताना क्या क्या लेना है। F का मान कितना लेना है? हाँ, F बराबर ले लेना है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन, न्यूतांक के बराबर लेना है। और जब भी हम ऐसी परिभाषा बनाएंगे तो हर परिभाषा में इसी तरह से काम करना है, नीतांक के बराबर ले लेते हैं इसका मान। अब Q1 को किसके बराबर मान लेना है? Q2 के, और इन दोनों को मान लेना है कि क्या है? ये Q है। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। और यहाँ पर R का मान कितना मान लेते हैं? 1 मीटर। तो जो Q का मान है वो कितना आ जाता है? ±1 कूलाम आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब परिभाषा करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ से ध्यान देना, यदि दो सजातीय आवेश निर्वात में 1 मीटर दूरी पर हों और एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन से आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित? प्रतिकर्षित, क्योंकि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। आया दिमाग में? नहीं आया? अच्छा चलो फिर से मैं बोल देता हूँ। इसको थोड़ा बाद में बोलते हैं ना, पहले इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और बल बाद में बोलते हैं, तो बल का मान बाद में लिख देते हैं। ऐसा मैं थोड़ा सा सिस्टम से इसको कर लेता हूँ। यहाँ ऐसे कर देता हूँ, Q1 बराबर क्या हो गया? Q, और ये हो गया Q। आवेश कैसे हो गए? सजातीय। आवेश कैसे हो गए? सजातीय। तो इसको पढ़ेंगे, यदि आवेश सजातीय हो, माने एक जैसे, तो ऋण ऋण हो या क्या हो? धन धन। ठीक है, फिर यहाँ R बराबर, इसको क्या बोलेंगे? उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। ठीक, और वो एक दूसरे के कितने बल से? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर से करते हैं। दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश निर्वात में रखे हों, ऐसे बोलना है पहले। फिर से बोल, हाँ, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उनके बीच लगने वाला बल 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन हो तो प्रत्येक आवेश को, यहाँ 2 आवेश हो गए ना, इसलिए प्रत्येक आवेश को एक कूलाम आवेश कहते हैं। तो मन में सोचो परिभाषा, क्योंकि एकांक आवेश की परिभाषा भी लिखना है आपको। चलिए फिर से इनको बोलिए तो। हाँ, 2 सजातीय आवेश कहाँ रखे हों? निर्वात में रखे हों। फिर इसको बोलना है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, हाँ, और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन हो तो, इसको फिर लिख देना, प्रत्येक आवेश को एक कूलाम आवेश कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी परिभाषा बना लेना है। ये एक कूलाम की परिभाषा हो जाएगी। तो परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में इतना ही भर पूछ देता है कि एकांक आवेश किसे कहते हैं या एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तब आपको इतना देना है। मान लो ये वाला मान नहीं रखते हो ना, ये नहीं बताना है, तो आप सीधे भी लिख सकते हो, यदि 2 सजातीय आवेश निर्वात में रखे हों, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है, कथन जरूरी है। ये लिख भी दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसका शब्द बनाओगे तब नंबर मिलेगा।
तो शब्द बनाना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। तो चलो 2 मिनट के लिए आप इसको सोच लो, फिर मैं पूछूंगा क्या परिभाषा बनेगी एकांक आवेश की। थोड़ा तेज बोलना है। हाँ, यदि दो सजातीय आवेश निर्वात में एक मीटर की दूरी पर स्थित हो एवं उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम हो प्रत्येक न्यूनतम हो तो प्रत्येक आवेश एक कूलाम के बराबर है। हाँ, 1 कूलाम के बराबर होता है 1 कूलाम आवेश का। हाँ, दो सजातीय आवेश निर्वात पर रखे हों तो उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। हाँ, तो उनमें उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 न्यूटन हो तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया है। 2 हो नहीं, लास्ट में भर हो लिख देना है। ठीक, अभिषेक आप बोलो। हाँ, दो सजातीय आवेश निर्वात में रखे हों तो उनके बीच की दूरी 1 मीटर तथा उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 न्यूटन प्रत्येक आवेश एक एकांक आवेश कहलाता है। वेरी गुड। तो देखो इससे शब्द बन गया ना, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हो आप। ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? एकांक आवेश की। अब मान लीजिए 4 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो फिर ऐसा आएगा, कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित करिए। तो पूरा एकांक वो कूलाम के नियम को डिराइव करना है और फिर ये एकांक आवेश लिख करके उसकी परिभाषा देना है। यदि ये 3 नंबर में भी आ जाए तब भी यही काम करना है। वो जरूरी 3 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है लगभग एक लेवल का ही होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3 नंबर में जो है बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर में छोटा आ जाता है। वो सेंस पर डिपेंड करता है कि किस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। भले कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है बड़ा लिखने से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। कभी कभी बड़ा हम लिखते हैं क्योंकि जल्दी समझ में आता है, और कोई क्वेश्चन कम समझ में आता है तो वो छोटे में ही उतने नंबर में मिल जाता है ऐसे। ठीक, तो यहाँ कितने तरह के आवेश हो गए? कौन कौन से? प्लस और हाँ। तो मैं अलग से बिंदु बनाता हूं जो एक एक नंबर में अब यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। एक आ गया परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं। ये क्या कहलाया? परीक्षण आवेश। और इसी को बोलते हैं एकांक धनावेश। और इसको दर्शाते किससे हैं? Q0 से। अब इस पॉइंट को समझना, इससे भी एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूछ दिया कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? तो ये हो गया एकांक धनावेश या प्लस 1 कूलाम आवेश को। एकांक धनावेश माने जिसका मान 1 हो और आवेश किस तरह का हो? धनावेश हो। इसमें कितने तरह के आवेश हैं? 2, प्लस वाला और माइनस वाला। तो जो प्लस वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश बोलते हैं। ठीक, अलग से क्वेश्चन आएगा परीक्षण आवेश का परिमाण कितना होता है, माने उसका मान कितना होता है? 1 कूलाम प्लस 1 कूलाम। यदि प्लस नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है कि संख्याओं में प्लस नहीं लगा तो लगाया होता है, बाकी आप प्लस में भी लगा के लिख सकते हो। तो जो प्लस वाला आवेश है उसको क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश या क्या जाता है? एकांक धनावेश। और परीक्षण आवेश इसलिए कहा जाता है कि इसकी सहायता से हम आवेश का पता लगाते हैं। जैसे मान लो हमको लाइट का पता लगाना है तो हम उंगली थोड़ी डाल देते हैं, हम टेस्टर ना रखते हैं और टेस्टर उसमें लगाते हैं तो उसमें लाइट जलती है तो हम जान लेते हैं इसमें करंट है कि नहीं है। इसी तरह से इसका नाम ये टेस्ट चार्ज इसलिए पड़ा है कि ये दूसरे चार्ज के प्रेजेंस को पता करता है। यदि मान लो हम ऋण के पास इसको ले जाएंगे तो आकर्षित करेगा, धन के पास ले जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। हमको पता चलेगा कि यार ये परीक्षण आवेश आकर्षित प्रतिकर्षित हो रहा, माने यहाँ पर आवेश है। ये क्लियर हो गया? तो परीक्षण आवेश का क्वेश्चन क्लियर हुआ। पूछेगा परीक्षण आवेश का परिमाण कितना होता है? 1 कूलाम प्लस 1 कूलाम। परीक्षण आवेश का दूसरा नाम क्या है? एकांक धनावेश। इसको दर्शाते किससे हैं? Q0 से, है ना। तो जो Q0 है अब कहीं भी आएगा वो कहलाएगा परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। यदि मैं इसको हटा दूं, इसका मतलब सिर्फ आवेश है, उसका पता नहीं कितना मान है, कितना वो है। लेकिन यदि इसको कर दूं तो पक्का हो गया कि वो प्लस 1 कूलाम का आवेश है। ठीक, तो बल कैसी राशि होती है? सदिश की अदिश? बल होती है सदिश राशि, है ना। तो हम यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश रूप समझते हैं। हालांकि ये आता नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो बल होता है
उसकी दो दिशा होती है, या तो वो आकर्षित करेगा या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो देख लेते हैं कब आकर्षित करेगा यार। जब सजाती हो, आवेश सजाती हो। हाँ, आवेश कैसे हो, सजाती। तो एक आवेश ये हो गया Q1, ये हो गया क्या, Q2। ठीक है, ये कैसे हो गए, सजाती। सजाती में क्या होगा, प्रतिकर्षित। तो जब प्रतिकर्षित होता है तो इनका बल कहाँ की ओर होगा, बाहर। ये वाला आवेश इधर भागेगा और ये वाला आवेश उधर भागेगा, पटता नहीं है ना उनका। ये मान लो कि सास बहू का रिश्ता हो गया है, अब उनसे लड़ाई हो गई तो एक ठो उधर जा रहा है, एक ठो इधर जा रहा है। अब यहाँ ये कहाँ जाएगा, इधर। ठीक, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर। ये कैसे आवेश है, सजाती। सजाती को ऐसा लिखा जाता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये बताओ कि ये धन धन वाला है कि ऋण ऋण वाला है, अच्छे सोच के बताओ। सर धनाधन भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये देखो, यदि धन धन का गुणा करेंगे तो धन ही आएगा, ऋण ऋण का गुणा करेंगे तब भी धन आएगा, और जब धन आएगा मानिए वो शून्य से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जब Q1 Q2 ग्रेटर देन शून्य हो गया, इसका मतलब ये है कि ये शून्य से बड़े होंगे, ऋण भी हो सकते हैं और धन भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों होंगे एक जैसे। यदि एक ऋण होगा एक धन होगा तो ऋण चिन्ह नहीं आएगा, तब शून्य से छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मसला समझ में आया। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब दोनों सजाती आवेश हैं, ये सजाती को दर्शाता है। ठीक, अब देखो दिशा तो मैं बता दिया यार, ये एक बल उधर जा रहा है, एक बल इधर आ रहा है, क्लियर हो गया। अब मुझे इसका विस्थापन भी बताना है। तो हम लोग 11th में पढ़े थे, जो विस्थापन होता है वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी होती है ना, क्या, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। तो यहाँ पर विस्थापन को हम कैसे लिखेंगे, R21। 12 क्यों नहीं लिखा यार, क्योंकि ये क्या है, प्रारंभिक स्थिति, ये क्या है, अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति से हम चालू करते हैं, बाद वाले से माने यदि मैं विस्थापन पूछूं तो उसका सूत्र होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति क्या है, 2, और प्रारंभिक स्थिति क्या है, 1, इसलिए यहाँ पर 21 लिखा है। 21 का मामला समझ में आ गया, क्यों हमें 2n लिखा। हाँ, विस्थापन बराबर क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। इसमें अंतिम स्थिति 2 नंबर मान लेते हैं, बाद में 2 आएगा ना, तो 2 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो उसको माइनस को ऐसा लिखते हैं R21। तो ये इसकी दिशा को बताता है, ये विस्थापन का सदिश हो गया। और ये किसकी दिशा बताता है, बल की। अब यहाँ पर बल कौन ज्यादा लगा रहा होगा, Q1 इस पर लगा रहा होगा कि Q2, ये भी भाग रहा है वो भी भाग रहा है, कौन किस ताकत से भाग रहे हैं, कौन ज्यादा भागेगा, है ना। मान लो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि ये 10 कूलाम का आवेश है प्लस में, और ये 5 कूलाम का आवेश है, अब कौन तेजी से भागेगा, 10 वाला ज्यादा तेजी से भागेगा। अच्छा, अब यहाँ पर समझो, मैं 11th में समझाया था कि यहाँ पर पृथ्वी और चाक के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, हर वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो चाक में कौन ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा, पृथ्वी लगा रही है कि चाक लगा रही है, दोनों बराबर बल लगाते हैं। बस ये है कि इसका द्रव्यमान कम है तो त्वरण इसमें उत्पन्न होता है। बल का मान क्या होगा, दोनों का बराबर। जितनी ताकत से, जितने बल से चाक पृथ्वी को खींच रही है, उतने ही बल से पृथ्वी भी इसको खींच रही है, दोनों का बराबर बल होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बराबर है तो यही कहे गिरती है, पृथ्वी में चली आए, है ना। तो यह है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसमें गति उत्पन्न होती है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां भी ये प्रतिकर्षण बल तो लगेगा, लेकिन प्रतिकर्षण बल लगने के साथ साथ दोनों बलों का मान कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके बल को लिखेंगे F12। इसका मतलब होता है, इसको पढ़ने का तरीका समझो, पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, ये दूसरा का कारण है। बल किस में लग रहा है, इस आवेश में, किसके कारण लग रहा है, दूसरे के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको क्या, इसमें क्या लिखूं तो F2 माने दूसरे में बल लग रहा है, किसके कारण लगेगा, पहले के कारण। इसको ऐसा पढ़ते हैं, ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। कब होगा, अभी तो इसका फार्मूला भी लिखेंगे, अभी केवल इसका चित्र भर बनाए। ये किसको बताता है, सजाती की भी जाति, सजाती। एक ये हो गया। अब मैं दूसरा चित्र ऐसे बना देता हूं,
ये बार बार पूछ रही थी कि इस चित्र को क्या करना है, सीधा बनाना है कि तिरछे बनाना है। आप सीधा भी बना सकते हो, हमको दर्शाना यह है कि कैसे इसमें आकर्षण हो रहा है, कैसे इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। चलिए बात करता हूँ, यहाँ आवेश क्या है Q1, ये क्या है Q2। अब मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूँ, Q1 Q2 लेस देन 0। ये कैसे आवेश है? विजातीय आवेश। हाँ, लेस देन 0 का मतलब ये है कि एक है प्लस में और एक है माइनस में। मान लो पहला वाला प्लस माने, दूसरा वाला माइनस माने, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, शून्य से क्या हो गया, छोटा। अब मान लो पहले वाले को हम माइनस मान लेते हैं, दूसरे वाले को प्लस मान लेते हैं, तब भी माइनस ही आएगा। अलग अलग आवेश मानना है तो उसका मान शून्य से क्या होता है, छोटा। तो ये जो लिखा होता है इसका मतलब होता है विजातीय आवेश। इसका मतलब क्या है, विजातीय। तो ये बताता है किसको, सजातीय आवेश को। और ये जो चित्र बताता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण में तीर बाहर रहेगा, आप ध्यान रखना, प्रतिकर्षण में तीर कहाँ रहेगा, बाहर, ठीक है। और ये वाला किसको बताता है, विजातीय आवेश। अब क्या होगा, ये Q1 बोलता है Q2 को भैया तुम मेरे तरफ आ जाओ, है ना, और Q2 भी बोलता है Q1 को कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, और दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। तो इसका बल कहाँ की ओर लगेगा, इधर, और इसका बल भी कहाँ लगेगा, इधर। अब ये किसको बताएंगे, आकर्षण को। तो आकर्षण का तीर ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें भी बल होगा, इस बल का नाम क्या है रखेंगे बताओ, F12 वही रहेगा, पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, ठीक है। इसमें क्या लिखूं, F21, तो दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले के कारण, है ना। ये क्लियर हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि F12 बराबर क्या होगा, F21 बराबर क्या होगा। इसकी जो दूरी होगी ना, यही लिख देंगे R21 और ये कैप लगा देंगे, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं, चित्र में कोई फर्क नहीं, चित्र सेम है। बस ये है कि ये प्रतिकर्षण है तो तीर बाहर लगा है, इसमें आकर्षण है तो तीर अंदर है। दूरी सेम है, बल का मान सेम है ना। आवेश बस ये है कि ये ग्रेटर देन 0 माने सजाती है, लेस देन 0 माने क्या हो गया, विजाती। तो ये चित्र हो गया। अब चित्र के बाद हम इसका सूत्र लिखना चाहते हैं, और मैं बोला कि यही इसी सूत्र से सब कुछ बनना है, इसी का सूत्र लिख रखना है। तो मुझे एक बार लिखना है कि F12 का मान क्या होगा और क्या होगा, F21 का मान क्या होगा। तो मैं नीचे वाला हटा देता हूं, ऊपर वाले के हिसाब से लिख देता हूं, दोनों के लिए समान ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे F12, ठीक, और उस सूत्र को लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब यहाँ R क्या लिखा है, 21, तो यहाँ लिख देंगे R21 का स्क्वायर, और यहाँ भी लिख देंगे R21, ये दिशा बताएगा। यहाँ 12 लिखा हूं, यहाँ क्या लिखा है, 21 लिखा है, ठीक। ऊपर की लाइन क्या बनेगी, ऊपर की लाइन बनेगी पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, उसका ये सूत्र है। हाँ, कुछ बोल रही हो आप, बताओ। आए आर के ऊपर कैप, ये कैप इसलिए है कि हम कूलाम के नियम का क्या रख रहे हैं, सदिश रूप। तो सदिश में इसमें बल भी सदिश है और इनके बीच का जो विस्थापन है वो भी सदिश है। तो सब कुछ हमको किस रूप में लिखना है, सदिश रूप में। तो ये कैप लगा के हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये दूरी नहीं है, ये क्या है, विस्थापन है। इसके बीच का क्या है, विस्थापन, ठीक, इसलिए कैप लगा है। क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताओ दूसरे नंबर में क्या लिखूं मैं, F21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ R12 बदल जाएगा स्क्वायर, और यहाँ 12 हो गया, इसमें 21 था ना। अब यहाँ तो यहाँ 21 है, तो दूसरे में आवेश हो गया पहले के कारण, तो शुरू का ये हो गया, अंतिम का ये हो गया। अंतिम वाले को पहले लिखते हैं विस्थापन में, ठीक। तो चलिए अब मैं इसके सदिश रूप को फिर से आप लोग से पूछ के करूंगा। तो पहले क्या करूं यार, किसका चित्र बनाना है, पहली कंडीशन का, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका चित्र बनाना है। क्या करूं अब बताओ। हाँ चलो, एक तो डंडी खींच दिया और 2 बिंदु रख दिए, ये बिंदु रख दिया, इधर
इसका आवेश का नाम Q1 रख दिया, क्या रख दिया, Q2 रख दिया। फिर क्या करूं, हाँ बीच की दूरी R21, बाद में से पहले को करना, ठीक है। अब इसमें जो बल लगेगा कहाँ की ओर लगेगा, हाँ इससे बाहर की ओर लगेगा, और इसको क्या लिख देंगे, F12 वेक्टर लगा देंगे। और उसमें क्या करोगे, इसको कर दोगे और इसमें भी F21 ये वेक्टर लगा दोगे। दोनों बल बताना, Q1 में कितना लग रहा, Q2 में कितना लग रहा, ठीक है। तो इसमें इसको क्या पढ़ेंगे, पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, या इसको ऐसे भी दूसरे के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसी लाइन लिखना हो आपको वैसे लिख देना, बस पहले आवेश पर बल लग रहा है, हाँ दूसरे कारण, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पहला चित्र हो जाएगा, समझ में आया ये। हाँ अब हम बात करते हैं, इसको दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। इसको हम क्या कर दिए, लेस देन 0। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ बी में। कोई जरूरी नहीं कि ए वाला ए में ही करना है, बी वाला बी में भी करना है, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो। अब क्या करना है, फिर से वही डंडी खींचना है, ये कर दिए और यहाँ क्या रख दिए Q1, यहाँ क्या रख दिए Q2। अब इसमें जो हाँ बल कहाँ हो जाएगा, ये F12, इसका बल लगेगा F21, क्योंकि ये लेस देन 0 है, आकर्षण को बताएगा, माने अलग अलग आवेश हैं। इसकी दूरी को हम क्या बोलेंगे, R21। यदि इसको पहला मानते हैं, प्रारंभिक इसको मानते हैं, अंतिम इसको मानते हैं, तब ये हो जाएगा R21। ये चित्र बन गया, ठीक है। अब जो कंफ्यूजन हो रहा था मैं उसकी बात करता हूं। अब हमको बल का सूत्र लिखना है कि ये तो चित्र हो गया, लेकिन F12 का मान कितना होगा सूत्र में, और F21 का मान कितना होगा, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर वही सूत्र है, मैं उसी को पहले लिख दें, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये तो लिखा ही है, इस सूत्र को छाप देना है, बस इसमें इसका मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है, इसमें बकायदे सदिश रूप लिख रहे हो तो वेक्टर लगा देना, तब ना पता चलेगा कि सदिश। इसके बाद यहाँ पर ये 1-2 लिख दिया मान लो, है ना। 1-2 का मतलब हो गया कि पहली स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है। तो जब हम वेक्टर लिखते हैं तो अंतिम से पहला लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2-1, और यहाँ भी लिख देंगे 2-1 और ये कैप लगा देना, है ना, ठीक है। अब इसी तरह से अब मुझे दूसरा सूत्र भी लिखना है, इसके ऊपर शब्द भी बनाना पड़ेगा, क्या, पहले आवेश पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे यार, F21 ये लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2/R²। में ये लगा दिया, मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ क्या लिखना है, तो ये समझना ये प्रारंभिक कहलाया, 2 नंबर क्या कहलाया, प्रारंभिक, और ये क्या कहलाया, अंतिम। लेकिन हम विस्थापन सदिश लिखते हैं तो अंतिम में से प्रारंभिक को मान, तो एक में से क्या करेंगे, 1-2 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो R12 और R12 का कैप, ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। अच्छा अब दोनों कंडीशन में आप देख रहे होंगे दोनों बल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और दोनों बल कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका मुंह इधर है, इसका मुंह कहाँ है, इधर है ना। तो बलों का मान अभी मैं बोला कि जितना भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल है वो दोनों बराबर होते हैं और एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत। यदि मैं इसका वो वाला बनाता सजाती वाला, तो इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर है, दोनों के एक दूसरे को उल्टा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो F12 का मान है वो -F21 के बराबर होता है। माइनस का मतलब वो दिशा एक दूसरे के उल्टे होती, ठीक है। और ये न्यूटन का नियम ही है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है ना, हाँ, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत क्रिया होती है। तो क्रिया का मतलब यहाँ बल ही है। एक मान लो ये बल है तो ये इसका क्या कहलाया, प्रतिक्रिया बल कहला गया। ये क्रिया बल, ये क्या कहलाया, प्रतिक्रिया बल। तो एक दूसरे के ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया माइनस क्यों लगा है, क्योंकि तीर दोनों की एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत। यदि आगे आ रही हैं तो दोनों का मुंह एक का उधर जा रहा है, एक का इधर जा रहा है। यदि इधर जा रहे हैं तो एक का उधर जा रहा है, एक का उधर जा रहा है, दोनों का उल्टा उल्टा तीर है, इसलिए माइनस लगा देते हैं, ठीक। तो चलिए अब यहीं तक आपको सदिश रूप तक पूरा काम करना है, निकाल के दिखाना है। ओके, बंद कर दो आप।